चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। डिस्कस कर रहे थे राइट साइड जो है वो क्यों फेल होती है सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर। अच्छा, एक तो सीओपीडी वाले पेशेंट को डिस्निया है एक फीचर, दूसरा जो है स्पूटम स्पूटम जो है वो ज़्यादा प्रूलेंट कम होता है, म्यूकस वाला ज़्यादा होता है, स्पूटम आ रहा है उसको। ठीक है, स्पायरोमेट्री पे जो है उसकी रिपोर्ट क्या होती है, एफईवी जो है वो कम होता है और टीएलसी जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। और सीओपीडी के अंदर दो क्लिनिकल एलिमेंट हैं कि इनका कलर चेंजेस आती हैं, या तो वो पिंक पफर होते हैं या फिर वो ब्लू ब्लोटर होते हैं, या वो ब्लू ब्लोटर होते हैं या पिंक पफर होते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर राइट साइड हार्ट फेलियर के जो है वो कुछ साइन सिम्टम भी आते हैं। राइट साइड हार्ट फेलियर के वो क्यों आते हैं? अब एम्फीसीमा ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर एयर जो है वो बिल्कुल नहीं आ पाती, उसमें ब्लड जो है वैसे बगैर ऑक्सीजनेशन के जो है वो वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसमें शंटिंग भी हो रही होती है सीओपीडी में और डेड स्पेसिंग भी हो रही होती है। एम्फीसीमा वाले पेशेंट के अंदर जो है वो एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो काफ़ी सारे डैमेज हो जाती हैं। बहुत सारे एल्वोलाई का एक बड़ा सा एल्वोलाई बन जाता है, इनलार्ज हो जाता है ना एल्वोलाई, सेप्टा डैमेज हो जाते हैं। अब वो सेप्टा डैमेज होते हैं जिसकी वजह से जो है वो सरफेस एरिया जो है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम पड़ जाता है, एयर तो आती है लेकिन जो एक्सचेंज नहीं हो पाता, फिर भी इसको डेड स्पेसिंग उसमें, मतलब इसके अंदर दोनों चीजें शंटिंग हो, तो शंटिंग के अंदर जो आपको जो है ब्लड वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर एयर जाया हो रही है, दोनों में जो है किसी में वेंटिलेशन नहीं हो रही है और किसी में जो है ऊपर फ्यूजन नहीं आ रही, दोनों प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया, उस ब्लड की ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है। तो हाइपोक्सिया की वजह से अब एक बात याद रखनी, लंग्स के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, सीओपीडी तो एक अलग से काज बनती है ना, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर आते हैं, निमोनिया आता है, बाकी जितने भी लंग डिसऑर्डर होते हैं, लंग डिसऑर्डर की वजह से राइट साइड हार्ट फेल हो जाता है, जितने भी मोस्टली लंग डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, कोर पल्मोनरी लंग डिजीज लीड टू राइट साइड हार्ट फेलियर, इसको क्या कहते हैं, कोर पल्मोनल। ठीक है, तो अब सीओपीडी भी एक काज बन रही है। ये सीओपीडी जब बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है तो फिर राइट साइड हार्ट पे बर्डन पड़ता है। अब जो हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया हुआ तो पल्मोनरी वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, पल्मोनरी वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई है। जब पल्मोनरी वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या इश्यू होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो वेसल सारी नैरो हो गई है, राइट साइड से जो है वो सारा ब्लड आ रहा था पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी जो है आर्ट्रियोल और फिर कैपिलरी तक जो है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है, लंग्स के किसी एरिया में शंटिंग हो रही है, किसी एरिया में डेड स्पेसिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ ब्रोंकाइटिस है जिस लोब में प्रोमिनेंट, वहां पे शंटिंग हो जा रही है, जिधर जो है एम्फीसीमा है वहां डेड स्पेस हो रही है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कम है। तो फिजियोलॉजी की एक टर्मिनोलॉजी थी कि वहां पे हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन जो पार्ट लंग का ऑक्सीजनेशन अच्छी ना करे तो वहां की वेसल जो होती हैं वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है हाइपोक्सिया की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये सारी वेसल जो है वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी, ज्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, नैरो होना शुरू, अकॉर्डिंग मेटाबॉलिक थ्योरी जो है वेजो कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वेजो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है। लंग्स के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यहाँ पे टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वेजो डायलेशन होती है, लंग्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। तो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, जब ये प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली किस वेंट्रिकल पे बढ़ना है, राइट साइड पे, जैसे ब्लड आ रहा था ना, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसको डेवलप होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो, तो आपका राइट साइड जिस पे बर्डन पड़ेगा उसका साइज बढ़ेगा और इनलार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब उस पेशेंट को अगर राइट साइड फेलियर हो गया है, सीओपीडी वाला पेशेंट था, उसको राइट साइड फेलियर हो गया है, अब उस पेशेंट को और अलग, मतलब इसको सिर्फ डिस्निया था पहले, स्पूटम आ रहा था, काफ काफ स्पूटम डिस्निया, ये तीन फीचर उसमें चल रहे थे। ठीक है, और ज्यादा डिजीज वर्स हुई, पिंक 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 पफर और ब्लू ब्लोटर वाली सिचुएशन डेवलप होगी, और सिचुएशन और वर्स होगी है, सीओपीडी कंटिन्यू है और वर्स होगी, काफी सालों बाद उसको राइट साइड हार्ट फेलियर डेवलप होना शुरू हो गया। मतलब अब उसमें अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम अब हार्ट के साइन सिम्टम भी आना होना शुरू हो जाएंगे, तो उसका बीपी इफेक्ट होने वाला है, और राइट साइड फेलियर की वजह से पूरी बॉडी में अडीमे शुरू हो जाते हैं।
उसके हाथ पांव स्वेल हो जाएंगे, एसाइटिस हो जाएगी, लिवर इनलार्ज हो जाएगा, जेवीपी रेज हो, राइट साइड भी आपको हार्ट की पैथोन बताऊंगा। तो राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर जो है तो नेक वेन जो है वो वापस ब्लड नहीं ना आ रहा होता, राइट साइड फेल हो गया, वेना केवा का ब्लड वापस चला जाएगा इंफीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना का ब्लड सुपीरियर वेना केवा के अंदर जो है तो आईसीपी इंक्रीज हो गया, जेवीपी रेज हो गई है, लीवर का ब्लड आना था हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा में, राइट वेंट्रिकल में जाना था, राइट वेंट्रिकल रिसीव नहीं कर पा रहा, वो तो फेल है, तो लीवर वाला ब्लड अगेन वापस आ गया, लीवर के अंदर लीवर इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो पैसिव कंजेशन हो जाती है लीवर के अंदर, लीवर जो है नटमेग लीवर अपीयरेंस होती है। तो अब यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, हेपेटोमेगाली, और ये लीवर में ब्लड कहाँ से आ रहा था, पोर्टल वेन से, अब वो ब्लड लीवर के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि आगे नहीं जा रहा, रास्ता बंद है, तो पोर्टल वेन पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हुई और साथ में एसाइटिस हो गई है उसको, ठीक है। और टांगों से ब्लड ऊपर नहीं आ रहा तो लेग एडीमा, पिडल एडीमा, मतलब राइट साइड हार्ट फेलियर के उसको जो है वो साइन सिम्टम डेवलप होना चाहिए, लास्ट स्टेज होती है सीओपीडी की, ठीक है। लास्ट अगर इससे पहले पहले ठीक कर ली जाए तो हार्ट बच जाता है, अदरवाइज जो है वो हार्ट भी अफेक्ट होगा। वो जो सेकेंडरी इशू हो रहा है इसके अंदर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होने की वजह से। ये क्लियर हो गया सीओपीडी जी, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, ये हमारी जो है पहले ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एज्मा जो है, एज्मा की हमने दो मेन टाइप जो है वो डिस्कस किए हैं एज्मा की, ठीक है। दो मेन टाइप जो है इसमें एज्मा, या तो एज्मा एटोपिक होता है या फिर एज्मा जो है नॉन एटोपिक होता है। तो ज़्यादा कॉमन एज्मा जो है वो एटोपिक होता है, उसमें कोई ना कोई पेशेंट को जो है वो हिस्ट्री होती है किसकी एलर्जी की, ठीक है। ये इसकी काजेज हैं, एटोपिक एज्मा या नॉन एटोपिक एज्मा। एटोपिक एज्मा में पेशेंट जो है वो सेंसिटिव होता है, किस पेशेंट के अंदर जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 जो है वो चल रही होती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के अंदर जो हमने मीडिएटर यूज़ करने होते हैं, इसमें आपका पेशेंट के अंदर एक तो आईजीई का लेवल ज़्यादा होता है जिनको एलर्जी होती है, आईजीई का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। एक इन पेशेंट का आईजीई का लेवल ज़्यादा होता है, और दूसरा इस पेशेंट के अंदर हिस्टामिन जो है अच्छा खासा रिलीज होता है मैस्ट सेल से, ये बाद में इसकी थेरापी हम देखेंगे, ठीक है। ये एटोपिक एज्मा जी। नॉन एटोपिक एज्मा की थेरापी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। इन्फेक्शियस वायरल जो है वो इंड्यूस होता है, या कोई इन्वायरमेंट स्मोक वगैरह से जो है वो जिस डस्ट वगैरह से इस तरह की चीज़ों से, कोल्ड जो है, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज इंड्यूस एज्मा होता है, कोल्ड विंटर इंड्यूस जो है, विंटर में भी अक्सर एज्मा के अटैक मोर वर्स हो जाते हैं, या ड्रग इंड्यूस एज्मा होता है, मतलब उसकी काज एलर्जी नहीं है, या एक्सरसाइज है, कोल्ड टेम्परेचर है, ड्रग इंड्यूस है, ठीक है, या फिर वायरल इन्फेक्शियस केस भी हो सकता है, ठीक है। कौन सी ऐसी फंगस है जो एज्मा करवा सकती है, अगर नाम याद हो आपको, कौन सी फंगस एज्मा करवा सकती है, कैंडिडा, एस्परजिलस, इन दोनों में से कौन से चूज करेंगे, कैंडिडा एस्परजिलस, कैंडिडा जीएटी की है, इसको नहीं रखना हमने, एस्परजिलस जो है ना ये पल्मोनी इन्फेक्शन करवाती है और इसमें पेशेंट को एज्मा भी होता है, ठीक है, ये भी एलर्जिक रिएक्शन करवाती है एस्परजिलस फंगस। तो इन्फेक्शन के अंदर वायरल, कुछ वायरल का इन्फेक्शन जो है या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शन, एस्परजिलस का इन्फेक्शन, तो ये आपके नॉन एटोपिक कैटेगरी का केस होता है। ये 10% रख लो आप इसको कि परसेंटेज जो है वो 90% केसेस जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एलर्जिक केस होते हैं, ठीक है। अच्छा एज्मा के अंदर होता क्या है, एज्मा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक हो गया, एयरवे की इन्फ्लेमेशन है, कौन से एयरवे की, बड़े की छोटे की, एयरवे कौन से इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज एयरवे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बड़े बड़े एयरवेज होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एयरवे इन्वॉल्व होते हैं, तो लार्ज एयरवे की इन्फ्लेमेशन होती है। अब पेशेंट में एज्मा अटैक में क्या होता है, एज्मा के टिपिकल फीचर क्या होते हैं, एज्मा के अंदर अच्छे ब्रेथलेसनेस हो गई है, ठीक है, वो तो किसी में भी हो सकती है, डिस्निया जो है, साथ में विस्लिंग होती है, ये बहुत टिपिकल फीचर है एज्मा का, सीटियां बजती हैं जब वो सांस लेता है ना, विस्लिंग साउंड आती है। अच्छा अगर वैसे नहीं आ रही तो आप उसको उसकी चेस्ट आस्कल्टेट करोगे ना एज्मा के पेशेंट की, तो आपको विस्लिंग साउंड आती है, उसको वीज कहते हैं, विस्लिंग साउंड, तो ये एज्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है विस्लिंग साउंड जो है। अच्छा विजिंग हो गया, उसके अंदर जो है ब्रेथलेसनेस हो गई, और पेशेंट जो है उसको चेस्ट टाइटनेस फील होती है, ऐसे जैसे चेस्ट जकड़ी हुई है, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस फील होती है। अच्छा कफ उसके अंदर साइन सिम्टम हो तो उसके अंदर आएंगे। अब
रिकरेंट बार बार उसमें एपिसोड बार बार जो है ना वो अटैक आते होते हैं। मोस्टली एस्थमा का अटैक कब होता है? रात के वक्त जो है, अर्ली मॉर्निंग में कम होता है, रात के वक्त जो है वो अच्छा खासा ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या होती है? वजह क्या होती है रात के वक्त की? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रात के वक्त ज्यादा स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या यूज करता है? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज करता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करता है ब्रोंकाई के साथ? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। इस वजह से रात के वक्त ज्यादा मसला होता है। ठीक है, दिन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए जो एस्थमा के जो मरीज होते हैं ना, इनकी जो मेडिकेशन होती है ज्यादा, वो रात वाली ज्यादा होती हैं। और कोई पफ लेना होता है रात को लेके सोते हैं, ताकि वो रात को मिड नाइट अक्सर उनका सांस जो है ना खराब हो जाता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जो है ना ओवर स्टिमुलेशन होती है ना, नाइट पे जो है एस्थमा का अटैक इसलिए ज्यादा जो है वो नाइट पे आता है। ठीक है, अच्छा ये एस्थमा की डेफिनेशन डन होगी है। एस्थमा जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसके अंदर चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, डिस्निया, कफ, देखो कफ या स्पूटम वो तो सब में आना है ना। इसमें चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग जो है वो ज्यादा टिपिकल फाइंडिंग है इसकी एस्थमा की जो है। ठीक है, और ये ज्यादा इशू कब होता है? आपने उससे ड्यूरेशन भी पूछना होता है, मतलब पूछना होता है कि कितनी देर के लिए होता है खराब सांस आपको, कब होता है, तो दिन के कौन से हिस्से में ज्यादा होता है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। उससे बाकी हिस्ट्री स्मोक वगैरह की ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी है एस्थमा। एस्थमा क्लासिफिकेशन एटोपिक या नॉन एटोपिक हो सकता है। ठीक है, एयरवेज जो है, अब एयरवेज के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, तो मिकोजल जो है, एक तो मिकोजा हाइपरट्रॉफी कर जाता है, दूसरा जो मसल होते हैं वो भी इसके इनलार्ज हो जाते हैं। ये नॉर्मल आपका एयरवे होगा, एस्थमा के अंदर तो बहुत ही नैरो हो जाता है एयरवे। एस्थमा के अंदर बहुत नैरो हो जाता है। जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। स्मूथ मसल यहाँ पे उनकी भी हाइपरट्रॉफी, उनके इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन साइज दोनों होता है स्मूथ मसल के साथ। तो ये ल्यूमन बहुत नैरो हो जाता है। ठीक है, एस्थमा इसके अंदर जो ल्यूमन की नैरिंग होती है, अब ये बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे ही अटैक आएगा ये देखें कितना ल्यूमन तंग हो गया, बहुत तंग हो। क्यों? कंट्रैक्शन हो रही है स्मूथ मसल की, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का एक स्पाज्म आता है। अच्छा, जैसे ही वो अटैक जो है 5 मिनट का था, 10 मिनट का था, 15 मिनट तक उसको डिफिकल्टी ब्रीदिंग में हुई है, बाद में उसको ठीक हो गया। तो मतलब क्या है? एस्थमा क्या है? एस्थमा रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, रिवर्स हो जाता है। बस एक अटैक आया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई, अटैक आया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई, चेस्ट टाइट हो गई, वीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर अचानक से आपने जो है मेडिकेशन पेशेंट ने ली, इनहेल की, ड्रग इनहेल की, तो अटैक खत्म हो गया। ठीक है, तो अटैक जो है ये रिवर्सिबल चेंज है। ये क्या है? रिवर्सिबल एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब इन्फ्लेमेशन के जो इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हो रही थी, इसके अंदर जो है ना अच्छे खासे इओसिनोफिल मिलेंगे हमें। ठीक है, बहुत सारे इओसिनोफिल मिलेंगे। एयरवे क्या हो जाते हैं, ये तो उसमें परमानेंट चेंज होगी स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी। देखो ना मसल, आप बार बार मसल को जो है ना वो मतलब हफ्ते में एक अटैक आता है, महीने में 2 अटैक आते हैं, या एक दिन में बार बार आता है। तो जब बार बार मसल को यूज किया जाए, मसल कोई भी हो, हार्ट का मसल ज्यादा पंप करना शुरू कर जाए तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। स्केलेटल मसल ज्यादा लोड उठाना शुरू कर दो, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। स्मूथ मसल को आप बार बार जब कंट्रैक्ट करोगे, स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करोगे, तो उनकी भी हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, वो स्मूथ मसल का साइज भी इंक्रीज हो गया है ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की वजह से, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करने, और ये मसल जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, हाइपर रिएक्टिविटी जो है। ठीक है, और ये रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है? रिवर्सिबल। क्लियर है? अटैक का कंस्ट्रक्शन हुई, अब वो डिस्निया कितनी देर तक रहेगा वो एस्थमा की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एस्थमा का अटैक जो है वो ग्रेटर देन 30%, मतलब 30 मिनट तक, इतना सीवियर अटैक बर्दाश्त कैसे करेगा पेशेंट जो है, अच्छे खासा वो हाइपोक्सिया में चला जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कहते होते हैं कि अगर उसका अटैक जो है वो काफी लंबा हो गया, स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस ये आप ये उस वक्त होता है जब एज्मा बहुत मतलब पीक पे होता है, डिजीज जो है ना बहुत वर्ष हो चुकी होती है। स्टेटस एस्थमेटिकस, स्टेटस एस्थमेटिकस जो है। ठीक है, स्टेटस एस्थमेटिकस जो है, ये लास्ट स्टेजेस होती हैं एस्थमा की जो है। ठीक है, स्टार्टिंग में जस्ट जो है 1 मिनट का डिस्निया हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, वर्ष ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है जी इसका एस्थमा के अटैक का। ठीक है, ये इशू हो रहा होता है इसमें। अच्छा, अब म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा, और म्यूकस कैसा होता है इसमें? थिक म्यूकस। ठीक है, बहुत थिक म्यूकस होता है। थिक जो है म्यूकस कैसा होता है? थिक जो है। और ब्रोंकाइटिस में कैसा होता है?
वाटरी, ओके, इतना थिक नहीं होता इसके अंदर। पैथोजेंसिस क्या है, इसके अंदर कौन से साइटोकाइंस या ये सारी चीजें कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? इसमें हेल्पर T2 सेल जो है ये इन्वॉल्व होंगे। वो इंटरल्यूकिन जो है 4 इस्तेमाल करने में, इंटरल्यूकिन 5 इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे ईओसिन, ये साइटोकाइंस जो है ना ईओसिनोफिल को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ये साइटोकाइन जो है इजिनोफिल को स्टिमुलेट करते हैं। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं, IgE। वो बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो उनसे जो है वो हेल्पर टी सेल आगे सिग्नल देते हैं ना आगे। अगर TH1 सेल को हम यूज करें, हेल्पर टी सेल की दो टाइप होती हैं, TH1 और TH2। TH1 सेल जो है वो सेल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, CD8 को एक्टिवेट करके वो किलिंग वगैरह करनी होती है। TH2 जो होता है वो बी सेल को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी बनाता है। अच्छा, एजदमा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी बन रहा होता है? एजदमा के अंदर जो है IgE, एजमा के अंदर IgE जो है, जो हिस्टोलॉजी का जो है, जो हिस्टोलॉजिकल जो पैटर्न होता है, हिस्टोलॉजी का पैटर्न आप इसको जरा लैब इसमें देखते हैं, इसके अंदर जो है क्या बनता है, टेनेशियस जो है बहुत थिक म्यूकस के प्लग बनते हैं। अब वो म्यूकस प्लग जो है वो इतने थिक, देखो म्यूकस तो बाहर नहीं ना आ रहा, वो म्यूकस बाहर नहीं आ रहा होता है, वो इतने थिक होते हैं, वो क्रिस्टलाइन शेप हो जाती है उनकी, ठीक है। क्रिस्टलाइन शेप, उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रोटीन, इओसिनोफिलिक प्रोटीन होती है, उससे क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है एस्थमा की जो है, म्यूकस जो होता है ना, इसके अंदर जो हिस्टोलॉजी देखें, चार कोट लेडन क्रिस्टल कहते हैं इसको। इतना थिक म्यूकस होता है कि वो उसमें वाटर कंटेंट कम होता है, बहुत थिक होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ये चीजें ज्यादा होती हैं उसमें, इओसिनोफिलिक प्रोटीन होती है इसके अंदर, और उसे क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। चार कोट लेडन क्रिस्टल कहते हैं उसको, चारकोट लेडन क्रिस्टल जो है, ठीक हो गया। ये हिस्टोपैथोलॉजी है इसकी, ये एस्थमा वाले पेशेंट की। चारकोट लेडन क्रिस्टल आपको नजर आएंगे, ये थिक म्यूकस होता है जो क्रिस्टलाइन बन जाता है, ठीक है। इसकी पैथोजेंसिस के अंदर जो है, जो सेल कौन से इस्तेमाल करने हैं आपने, TH2 जो है वो कौन से साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इंटरल्यूकिन 4 जो है, ठीक है, IgE बनवाना होता है। और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 जो है वो इओसिनोफिल को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इओसिनोफिलिया भी हो रहा होता है, IgE प्रोड्यूस होता है, IgE प्रोड्यूस करते हैं तो IgE जो है वो मैस्ट सेल पे जाकर हिस्टामिन रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो पैथोजेनेसिस चलती है। अच्छा, इतना बार बार जब इसका अटैक आता है, ये देखिए नॉर्मल एयरवे था, इसका क्या बन गया है, इतनी ज्यादा थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो गई है इसकी। तो ल्यूमन तो सिर्फ इतना बचा है, और इसके अंदर म्यूकस है, ये येलो येलो सारा म्यूकस डिपोजिट हो गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ल्यूमन जो है अच्छा खासा नैरो हो जाता है इसका, एस्थमा वाले पेशेंट का जो है, ठीक है। एयरवे जो है वो रिमॉडल हो जाता है। तो एयरवे रिमॉडलिंग के अंदर क्या चीज जो होती है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है स्मूथ मसल का, ठीक है। तो एयरवे जो है वो इसलिए नैरो होता है इसका, एस्थमा वाले पेशेंट का जो है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये म्यूकस की नॉर्मल है, म्यूकस लेयर कितनी है, यहाँ पे म्यूकस ये बाहर क्यों नहीं जा रहा, ये बहुत थिक है, इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, इतनी मोटी म्यूकस की लेयर ऊपर डिपोजिट हो गई है। और जो सारे सेल इसके अंदर, सेल कौन से मिल रहे हैं हमें इसके अंदर, सारे ये इओसिनोफिल सारे के सारे, ठीक है। और जो स्मूथ मसल है, यहाँ पे आप देखो स्मूथ मसल कितना का है, नॉर्मल है, स्मूथ मसल कितना है, एक दो है बस, थिन लेयर है। यहाँ पे जरा देखो स्मूथ मसल के साथ क्या बना है, स्मूथ मसल जो है वो इतनी थिक लेयर बन गई है इसकी, तो फिर एयर में जो होता है वो नैरो हो जाता है, क्लियर है। और जो म्यूकस ग्लैंड है यहाँ पे, ये नंबर में कम है, यहाँ पे देखो म्यूकस वाले ग्लैंड कितने ज्यादा हो गए हैं, थिक म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये सारी पैथोजेनेसिस जो है, ये जो एस्थमा के अंदर जो चल रहा होता है, ठीक है, ये पैथोजेनेसिस है। सेल कौन से इन्वॉल्व की हमने डन कर लिया, TH2 जो है, फिर हमने इंटरल्यूकिन 4 पैदा किया, इंटरल्यूकिन 5 पैदा किया, IgE प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। IgE कहाँ पे जाते हैं, मैस्ट सेल पे जाके क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 5 जो है वो इओसिनोफिल्स को जो है ना, इस पेशेंट की अगर एस्थमा वाले पेशेंट की अगर CBC देखी जाए ना, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाते होते हैं, तो उसमें इओसिनोफिल जो होते हैं वो अच्छे खास ज़्यादा होते हैं, जिनको एलर्जिक एस्थमा होता है, ठीक है, जिनको एलर्जिक एस्थमा होता है। अब एलर्जिक एस्थमा जो है वो कोई ना कोई एलर्जन आता है, कोई ना कोई एलर्जन आता है, जिससे वो पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, उसको हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 चलनी होती है उसके अंदर, ठीक है। अब वो एलर्जन जो है रिसीव किया,
डेंड्रिटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, इसने जाकर TH2 सेल्स को CD4 सेल्स की टाइप होती है उसको दिया आगे जो एंटीबॉडी, मतलब जो पेशेंट जिसके लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब जब फर्दर जो रिस्पॉन्स चलेगा वहाँ पे क्या चल रहा है, रिस्पॉन्स जो इतने ज़्यादा एंटीजन सेकंड टाइम जब एक्सपोजर होता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये एंटी IgE जो है ये बनना शुरू हो जाता है। तो IgE जो है वो मैस्ट सेल के ऊपर, जो मैस्ट सेल के ऊपर जाता है तो मैस्ट सेल क्या रिलीज करते हैं, बहुत सारे हिस्टामिन, ये सारा हिस्टामिन रिलीज किया जा रहा है, बहुत सारा जो है ना वो हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूकस की जो है वो कितनी थिक लेयर जो है। अब फौरन क्या होता है, फौरन जब अटैक, इसके ना अस्थमा की जो असल पैथोजेनेसिस के अंदर दो फेजेस होती हैं, एक होती है लेट फेज, एक होती है इमीडिएट फेज जो है। इमीडिएट फेज के अंदर क्या चल रहा होता है, इमीडिएट फेज के अंदर तो उसकी थेरापी भी दो तरीके से होती है। इमीडिएट फेज में क्या करना है हमने, और क्रोनिक लेट फेज को कैसे ठीक करना है। इमीडिएट फेज के अंदर क्या चलता है, जब अस्थमा का अटैक शुरू होता है तो मैस्ट सेल जो है उस वक्त क्या चल रहा होता है, उस वक्त मैस्ट सेल हिस्टामीन रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैस्ट सेल हिस्टामीन रिलीज कर रहे होते हैं। अब मैस्ट सेल जब हिस्टामीन रिलीज करते हैं तो फिर हिस्टामीन जो है वो कहाँ पे जाता है, स्मूथ मसल पे जाता है, वो क्या करवा देता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ये हो रहा होता है इमीडिएट फेज में, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है रेकडेनिक एसिड, अगर आपको जनरल पैथो के थोड़े से कंसेप्ट क्लियर है, रेकडेनिक एसिड जो है, रेकडेनिक एसिड टूटता है ना, दो पाथवे होते हैं, कोक्स वाला पाथवे होता है और एक लाइपोक्सिजीनेज वाला पाथवे होता है। तो इसमें लाइपोक्सिजीनेज वाले पाथवे, जो कोक्स वाले पाथवे, एक में प्रोस्टाग्लैंडिन और जो है थ्रोम्बोक्सिन बनना होता है, और इससे जो है वो क्या बनना होता है, लीकोट्राइन्स, लीकोट्राइन LTB4 होता है, LTD4 होता है, LTC4 होता है, LTE4 होता है, लीकोट्राइन्स होते हैं, ये B4 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। अच्छा, लीकोट्राइन्स जो है, अब ये वाला प्रोसेस एरिकडेनिक एसिड का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब लॉन्ग टर्म जो अगर उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का अटैक आता है वो क्यों आता है, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से आता है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से आता है। तो लेटेंट फेज, जो लेट फेज होती है, आर्ट्स तक वो जारी रह सकती है, मतलब ब्रीदिंग का इशू होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एंटी लिकोट्राइन देने होते हैं। जो अर्ली फेज होती है, इमीडिएट फेज, उसके लिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिलीव करवाना होता है, एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है, इनहेलर वगैरह होते हैं उसमें, सालबुटामोल वगैरह, वो आगे नेक्स्ट की थोड़ी सी ट्रीटमेंट में हम देखेंगे। अच्छा, अब ये एंटी हिस्टामिन यहाँ पे बड़े इफेक्टिव होंगे स्टार्टिंग के अंदर जो है। इमीडिएट फेज जो है उसके अंदर कौन सा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आता है, लेट फेज के अंदर कौन से मीडिएटर आपने यूज करने हैं, लेट फेज में कौन सी चीज होती है, और इमीडिएट फेज में कौन सी चीज होती है। इमीडिएट फेज में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, हिस्टामिन। लेट फेज में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, लिकोट्राइन। लिकोट्राइन भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। वेसल के लिए वेसोडायलेटर है, लेकिन यहाँ जो है ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर लिकोट्राइन जो है वो लेट फेज जो एजमा की होती है उसके अंदर जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, कौन करवा रहा है, लिकोट्राइन जो है। इमीडिएट फेज जो है उसके अंदर जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है वो कौन करवा रहा है, वो हिस्टामिन करवा रहा है। क्लियर हो गया, कि वो हिस्टामिन रिलीज करवा रहा होता है। यहाँ तक डन है। ये पैथोजेनेसिस तक जो है हमने कल इंशाल्लाह आगे मजीद देखेंगे, इसका एस्मा को जो है इसे कंटिन्यू करेंगे, बाकी इसकी जो बाकी जो चेंजेस आती हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट जो है एस्मा जो है डन हो गया, बस थोड़ा सा इसका पार्ट रहता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह